जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं बुद्धिमान गधा की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सूरज की पहली किरण जब भी हरिपुर गांव के धूल भरे रास्तों पर गिरती, एक कर्कश सी आवाज के साथ ही लोगों की आंखें खुल जातीं। ढेंचू, ढेंचू। यह आवाज किसी अलार्म घड़ी की नहीं थी, बल्कि गांव के सबसे उपेक्षित, सबसे नाकारा समझे जाने वाले जीव की थी। एक दुबला पतला बेजान सा गधा। नाम किसी ने कभी नहीं रखा, सब उसे बस गधा ही कहते थे। गांव का बच्चा बच्चा उस गधे को जानता था, लेकिन इज्जत से नहीं, मजाक उड़ाने के लिए। कभी कोई उसके ऊपर पत्थर फेंकता, कभी उसकी पीठ पर बेवकूफ नंबर 1 लिख देता। किसान उसे देखकर कहते, ये गधा तो खुद ही बोझ है, किसी का बोझ क्या उठाएगा। बच्चे उसे देखकर हंसते और शरारत में उसकी पूंछ खींचकर भाग जाते। वो गधा किसी के भी लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसका मालिक, एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम रामधनी था, खुद इतना लाचार था कि गधे की परवाह नहीं कर पाता था। रामधनी का घर गांव के कोने पर था, जहां टूटी हुई दीवारों से बारिश टपकती और फर्श पर सूखे गोबर की महक हमेशा ताजा रहती। यही गधा उसका साथी था, लेकिन साथी कम और बोझ ज्यादा लगता। पर वो गधा जिसे सब बेकार समझते थे, दरअसल कुछ और ही था। वो चुप था, लेकिन देखता सब था। वह हर रोज देखता कि कैसे गांव के जमींदार छोटे किसानों से झूठ बोलकर उनकी जमीन हड़प लेता है। वो देखता कि कैसे पंडित जी पूजा पाठ के नाम पर गरीबों से पैसे ऐंठते हैं। वो देखता कि कैसे गांव के बच्चे सिर्फ अमीरों के स्कूल में पढ़ पाते हैं और बाकी दिन भर खेतों में काम करते हैं। वो सुनता भी था, सब कुछ। उसकी आंखें बेकार नहीं थीं। उसके कान सिर्फ आवाजें नहीं पकड़ते थे, बल्कि सच्चाई भी पकड़ते थे। एक दिन दोपहर की धूप में सब लोग अपने अपने घरों में थे। वही गधा पेड़ की छाया में बैठा था। तभी उसने देखा कि गांव के मुखिया, पटवारी और जमींदार मिलकर खेतों की नई नपाई का नक्शा बना रहे हैं। नक्शा झूठा था, लेकिन गांव वालों को दिखाने के लिए असली जैसा बना रहे थे। गधे की आंखें चमक उठीं। वह धीरे से वहां से उठा और वहीं पास में बैठकर सब सुनने लगा, जैसे उसे कोई मतलब नहीं, जैसे हमेशा करता था। लेकिन इस बार गधा बेकार नहीं था। अगले ही दिन गांव में अफवाह फैल गई कि रात को किसी ने जमींदार की बैठक के सारे कागज चबाकर फाड़ दिए। कोई समझ नहीं पाया कि कौन कर सकता है ये हरकत, लेकिन गधा हर बार की तरह खामोश था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। रामधनी ने गौर किया कि अब उसका गधा पहले से अलग व्यवहार करने लगा है। वो गांव की हर मीटिंग के पास जाकर बैठ जाता है। जहां चोरी चुपके सौदे होते, वहां वो चुपचाप खड़ा होता। लोग उसे अब भी नजरअंदाज करते, क्योंकि गधा ही तो है, क्या ही समझेगा। लेकिन गधा समझ रहा था। वो हर योजना, हर चाल, हर धोखा देख रहा था और उसका दिमाग एक एक चीज को जोड़ रहा था। एक दिन गांव में बड़ा हंगामा हुआ। सरकारी अधिकारी जमीनों की जांच करने आए थे और पता चला कि नक्शे में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई थी। अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। गांव का जमींदार, जो अब तक खुद को राजा समझता था, गिरफ्तार हो गया। लोग हैरान थे, ये कैसे हुआ, किसने सूचना दी। रामधनी मुस्कुराया और गधा, दूर से ढेंचू की एक आवाज आई। लेकिन उस दिन पहली बार लोगों ने उस आवाज में ताली जैसी गूंज सुनी। अब तक जिसे गांव का सबसे बेकार जानवर माना जाता था, वो असल में उस गांव का सबसे होशियार गवाह बन चुका था। पर अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उस गद्दे के दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था। जमींदार की गिरफ्तारी के बाद हरिपुर गांव में जैसे भूचाल आ गया था। हर कोई हैरान था कि जो कागजात सालों से सही माने जा रहे थे, वो इतने गलत कैसे हो सकते हैं। लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था, और उत्तर के इंतजार में सबकी निगाहें टिकी थीं एक गधे पर। हाँ, वही गधा जो अब तक सिर्फ हंसी का पात्र था, अब लोगों के बीच कौतूहल और चर्चा का विषय बन चुका था। मगर गधा अब भी पहले जैसा ही दिखता था, चुप, शांत और अकेला। लेकिन उस गधे के भीतर अब एक बेचैनी जन्म ले चुकी थी, जैसे उसकी आत्मा कोई रास्ता खोज रही हो, और जवाब भी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, गधा चुपके से अपने झोपड़े से बाहर निकला।
चांदनी रात थी और आसमान तारे बिछा बैठा था। वो धीरे धीरे चलकर गांव के उत्तर दिशा की ओर बढ़ा, जहां एक पुराना रहस्यमयी जंगल था, कालवन। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में एक बूढ़ा जादूगर रहता है, जिसने दुनिया को त्याग दिया है और जिसे इंसानों से घृणा है। कोई कहता वो राक्षसों की भाषा जानता है, कोई कहता कि वो मर चुका है। पर गधा जानता था, जहां डर सबसे अधिक हो, वहां अक्सर सच्चाई छुपी होती है। घना जंगल था, पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई, हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें और जमीन पर जंगली फूलों की मीठी लेकिन डरावनी महक। लेकिन गधा न रुका, न डरा। उसके कदम उसे एक झील के किनारे लाकर रुके। झील शांत थी, लेकिन उसकी गहराई में जैसे कुछ सो रहा था। तभी अचानक एक धीमी आवाज आई, तू इंसान नहीं है, फिर क्यों आया है यहां? गधा चौंका नहीं, बस उसी तरफ देखने लगा जहां से वो आवाज आई थी। अंधेरे में एक लंबी काया उभरी, सफेद बाल, लंबा चोगा, आंखों में जलती हुई नीली चमक। मैं जानता हूं तू गधा है, जादूगर बोला, पर तेरे भीतर कुछ है, वो जो बाकी जानवरों में नहीं होता। तू सब देखता है, सुनता है, समझता है, लेकिन सोचता नहीं। सोच की चिंगारी चाहिए तुझे। गधे ने एक बार उसकी आंखों में देखा और अपनी गर्दन झुका दी, जैसे स्वीकृति में। जादूगर मुस्कुराया, ये जंगल हर किसी को वैसा ही लौटाता है जैसा वो भीतर से होता है। चल, मैं तुझे वो दूंगा जो तू ढूंढ रहा है, सोचने की शक्ति। वो गधे को अपने साथ झील के किनारे एक पुराने वृक्ष के पास ले गया, जिसकी जड़ें झील में उतरती थीं। जादूगर ने एक चमकीली कांच की शीशी निकाली, जिसमें नीले रंग का धुआं घूम रहा था। ये आत्मा का तेज है। जिस प्राणी में ये समा जाए, वो सिर्फ चीजें समझ नहीं पाता, वो उनका अर्थ खोजने लगता है। मगर ध्यान रहे, ज्ञान सबसे बड़ा वरदान है और सबसे बड़ा अभिशाप भी। जादूगर ने मंत्र पढ़े और नीली धुआं जैसी शक्ति उस शीशी से निकलकर गधे के माथे से टकराई। गधा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें कुछ देर के लिए सफेद हो गईं, जैसे बिजली का झटका लगा हो। जब वह उठा तो उसकी आंखों में चमक थी, एक तेज, तीखी, स्पष्ट चमक, जैसे किसी गूंगे को भाषा मिल गई हो और किसी अंधे को दृष्टि। जादूगर ने कहा, अब तू सिर्फ देखेगा नहीं, सोचेगा भी। और तेरी सोच इस दुनिया को बदल सकती है, अगर तू समझे कि उसे कैसे दिशा देनी है। गधा सिर झुकाकर जंगल से वापस निकल पड़ा। अब उसके कदम तेज थे, लेकिन शांत। वो जानता था, हरिपुर की गली में लौटकर वो फिर से वही गधा कहलाएगा। लेकिन अब फर्क ये था कि वह गधा नहीं रहा था, वह एक सोचता हुआ जीव था। और यही सोच एक दिन उसे गांव का सबसे बड़ा बदलाव बनाकर रखेगी। गांव में कोई नहीं जानता था कि उस रात गधा कहाँ गया था, लेकिन अगली सुबह से उसकी चाल, उसकी निगाह और उसकी चुप्पी, तीनों कुछ और ही कह रही थीं। अब बुद्धि उसकी पूंछ में नहीं, उसके दिमाग में बस चुकी थी। और ये तो बस शुरुआत थी। हरिपुर गांव में अब भी कोई नहीं जानता था कि गधे के भीतर कैसी आग जल चुकी है। वो अब भी वैसे ही गलियों में घूमता, खेतों के किनारे बैठा रहता और अपनी जानी पहचानी ढेंचू की आवाज देता। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसके दिमाग में अब हर शब्द, हर आवाज, हर परिस्थिति एक पहेली की तरह घूमती और वो उन्हें सुलझाने में लगा रहता। एक दिन की बात है, गांव में हल्ला मच गया। राजा के सिपाही हरिपुर पहुंचे थे, ढोल पीट रहे थे और मुनादी कर रहे थे। राजा चंद्रवीर की नगर सभा में आज्ञा है कि बुद्धिमान व्यक्ति दरबार में बुलाया जाए। राज्य पर संकट है और जो भी उस संकट को हल करेगा, उसे राजकीय सलाहकार बनाया जाएगा। लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे, कहीं कोई युद्ध न छिड़ जाए या कोई खजाना लुट न गया हो। पर असली समस्या कुछ और थी। राजा चंद्रवीर का सपना था राज्य के चारों प्रांतों को एक साथ जोड़ने वाला पुल बनाना। ऐसा पुल जो नदी, जंगल और पहाड़ियों को पार कर सके। कई इंजीनियर, वास्तुकार और ज्योतिषी नाकाम हो चुके थे। हर कोई कहता, यह असंभव है महाराज। लेकिन अब उम्मीद की एक ही किरण थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि ऐसा देख सके जो आम लोग नहीं देख सकते। जब सिपाही वापस लौट रहे थे, तब गांव की भीड़ के बीच से एक शांत धूल से सना हुआ पर चमकती आंखों वाला गधा आगे बढ़ा। पहले तो सिपाही हंस पड़े, क्या मजाक है ये। लेकिन रामधनी
जो अब गड्ढे में बदलाव देख चुका था, आगे आया और बोला, आप उसे एक मौका दीजिए, बस एक। जो देख नहीं सकता, वो क्या जाने कौन कितना देख सकता है। हंसी मजाक के बीच सिपाही ने सोचा, राजा को कम से कम हंसी तो मिलेगी इस गड्ढे से, और उसे अपने साथ राजधानी ले गए। राजमहल में जब गद्दा दरबार में लाया गया, तो सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। क्या अब जानवर भी सलाह देंगे? लगता है राजा का धैर्य भी टूट चुका है। लेकिन राजा चंद्रवीर, जो हर उपाय आजमा चुके थे, बोले, अगर यह गधा कुछ कहने आया है तो सुना जाए। राजा ने समस्या बताई। 4 नदियां, 3 जंगल और 2 पहाड़ों के पार राज्य के चारों कोनों को जोड़ने की योजना थी। लेकिन कोई भी ऐसा पुल डिजाइन नहीं कर पा रहा था जो टिकाऊ हो, सस्ता हो और प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। गधा आगे आया। उसने कागज की ओर देखा और अपनी नजरें गहरी कर लीं। फिर उसने दरबारी कलाकार से कुछ आकृतियां बनवानी शुरू करवाईं, वो आकृतियां जो किसी ने कभी न देखी थीं। उसने सुझाव दिया कि नदी के भीतर खंभे लगाने की जगह नदी के किनारों के पास प्राकृतिक चट्टानों को काटकर पुल के आधार बनाए जाए। जंगल के पेड़ों को काटने की बजाय पुल को ऊपर से लटकाने वाला बनाया जाए, जिसे बड़े पेड़ों की जगह लोहे के हल्के ढांचे संभालें। पहाड़ों को काटने की बजाय सुरंग की जगह हवा में घूमते रास्तों, हेलिकल ब्रिजेस का सुझाव दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा खड़ा हो गया। तू तू तो कोई गधा नहीं है, तू तो हमारे राज्य का सबसे बुद्धिमान प्राणी निकला। राजा ने उसी पल घोषणा कर दी, आज से यह गधा हमारे दरबार का प्रमुख सलाहकार होगा। इसका नाम होगा ज्ञानदास। और उस दिन से गधा राजमहल में रहने लगा। उसके लिए विशेष कक्ष बना, जहां से वो राज्य की समस्याएं सुनता और अपने सुझाव देता। लोग जो कल तक उसे पत्थर मारते थे, अब उसके दर्शन के लिए दरबार के बाहर लाइन लगाते थे। बच्चे उसकी मूर्ति बनाकर घरों में रखते और कवि उसकी बुद्धि की कहानियां सुनाते। पर ज्ञानदास अब भी शांत, विनम्र और विचारशील था। उसके लिए सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि वो दरबारी बना, बल्कि ये थी, अब उसकी सोच को आवाज मिल चुकी थी। और सोच की आवाज जब एक गड्ढे से निकलती है, तो वो दुनिया बदल सकती है। और ये शुरुआत थी, सिर्फ शुरुआत। राजमहल में ज्ञानदास की बुद्धिमत्ता का डंका बजने लगा था। राजा चंद्रवीर हर बड़ी सभा में उसका नाम लेते। हमारे राज्य की योजनाओं में नई जान आई है, और इसका श्रेय हमारे अद्भुत सलाहकार ज्ञानदास को जाता है। ज्ञानदास का कमरा अब राजमहल के उत्तरी हिस्से में था, जहां केवल चुनिंदा मंत्री, राजवैद्य और राजपुरोहित ही जा सकते थे। वो सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, अपनी योजनाओं पर काम करता और दिन में राजा को सलाह देता। परंतु जितनी ऊंचाई वह छूने लगा, उतने ही नीच विचार कुछ दरबारियों के मन में पनपने लगे। सबसे ज्यादा जलन हुई महामंत्री वाचस्पति को। वाचस्पति दरबार का सबसे पुराना और घमंडी मंत्री था। उसका मानना था कि ज्ञान केवल मनुष्य में होता है, और वो भी उन्हीं में जो ऊंची जाति और कुल से आते हैं। वो गुस्से में फुकारा, राजा को क्या हो गया है? एक गधा। दरबारी, अगला कदम क्या होगा? बंदर सेनापति बनेगा? उसके साथ मिल गया सैनिक प्रमुख बृहस्पति, जिसे हमेशा लगता था कि सलाहकार बनने का हक उसी को था, क्योंकि उसने 3 युद्ध जीतकर राज्य की रक्षा की थी। और फिर इन दोनों ने मिलकर योजना बनाई, गधे को उसी की चाल से मात देने की योजना। वो जानते थे कि ज्ञानदास अब राज्य के निर्माण, कानून और शिक्षा तक में बदलाव की बात करने लगा है। उसे हटाने के लिए केवल एक चीज चाहिए थी, एक गलती, एक ऐसा जाल जिसमें गधा खुद फंसे और सारा दरबार उसका विरोध करे। इसी बीच एक दिन राजा ने ज्ञानदास से कहा, ज्ञानदास, अब मैं चाहता हूं कि तुम राज्य के नए सिक्के की डिजाइन बनाओ, ऐसा सिक्का जो हमारे गौरव का प्रतीक हो। ज्ञानदास ने एक खास डिजाइन सोची। एक ओर राजा की मूर्ति और दूसरी ओर एक तुल्ला, तराजू, जो न्याय का प्रतीक थी। लेकिन वाचस्पति और बृहस्पति ने उस डिजाइन को आधी रात चुरा लिया और उसमें छेड़छाड़ कर दी। उन्होंने तराजू की जगह एक गड्ढे की आकृति डाल दी, ताकि अगली सुबह जब राजा डिजाइन देखे तो उसे लगे कि ज्ञानदास ने अपने आप को ही सिक्के पर छपवा दिया है। अगली सुबह राजसभा में जब डिजाइन पेश की गई, पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा।
वाचस्पति ऊंचे स्वर में बोला, यह गधा तो खुद को राजा मानने लगा है। देखिए इसकी मूर्खता, सिक्के पर अपनी मूर्ति। राजा भी एक पल के लिए चौंक गया। उसने गंभीर होकर पूछा, ज्ञानदास, क्या यह सच है? ज्ञानदास ने ध्यान से डिजाइन देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, महाराज, क्या आप मुझे एक रात का समय देंगे? मैं इसका उत्तर आपके सामने लाऊंगा, सबूत के साथ। राजा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन सभा में ज्ञानदास के विरोध की लहर दौड़ चुकी थी। उसे धोखेबाज कहा जाने लगा। कुछ सैनिकों ने तो उसके कमरे के बाहर पहरा भी बिठा दिया। उस रात ज्ञानदास ने वही किया जो एक गद्दा कर सकता है, चुपचाप लेकिन चतुराई से। वो अपने पुराने तरीके से बिना किसी को बताए रसोई घर के पीछे से निकलकर राजपुरोहित की लाइब्रेरी में घुसा। वहां उसने राज्य के दस्तावेज पलटे, जिनमें हर डिजाइन की अनुमति और हस्ताक्षर दर्ज थे। और फिर उसे एक फाइल मिली जिसमें सिक्के के अंतिम डिजाइन पर गुप्त मोहर लगी थी और हस्ताक्षर थे वाचस्पति और बृहस्पति के। सुबह ज्ञानदास ने पूरे दरबार को बुलाया। महाराज, कल आपने मुझसे एक उत्तर मांगा था। मैं वह उत्तर लेकर आया हूं, सिर्फ शब्दों में नहीं, प्रमाणों के साथ। उसने वह फाइल राजा के सामने रख दी और बोला, यह डिजाइन मेरी नहीं है महाराज, और देखिए इसमें किनके हस्ताक्षर हैं। राजा ने जैसे ही दस्तावेज देखे, उसका चेहरा बदल गया। वो वाचस्पति की ओर घूमा। तुमने राज्य की गरिमा के साथ धोखा किया और मेरे विश्वास के साथ भी। वाचस्पति हकबका गया, लेकिन ज्ञानदास ने और भी खुलासा किया। इस साजिश में केवल झूठ नहीं, बल्कि पूरे राज्य की प्रतिष्ठा पर वार था। एक गधा अगर सोच सकता है तो वो जाल भी समझ सकता है, और जब बात न्याय की हो तो चुप नहीं बैठ सकता। राजा ने उसी क्षण वाचस्पति और बृहस्पति को पद से हटा दिया और उन्हें काले जलद्वीप पर निर्वासित कर दिया। ज्ञानदास की बुद्धि एक बार फिर सब पर भारी पड़ी, लेकिन इस घटना ने उसे सिखाया कि जितनी ऊंचाई पर पहुंचा जाए, उतनी ही तेज हवाएं वहां चलती हैं। और अब वह न सिर्फ बुद्धिमान था, बल्कि सतर्क भी। गधे ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया, जो चुपचाप सोचता है वही शोर से आगे निकलता है। राजमहल में कुछ दिन तक खामोशी छाई रही। वाचस्पति और बृहस्पति के निर्वासन के बाद दरबारियों के चेहरों पर भय और संदेह दोनों थे। सबको लगने लगा था कि ज्ञानदास केवल एक बुद्धिमान गधा नहीं, बल्कि एक चालाक खिलाड़ी भी है। परंतु यही भय कुछ दरबारियों के मन में नए षड्यंत्र के बीज भी बो रहा था। वे समझ गए थे कि गधे को केवल शोर से नहीं, बल्कि कपट और भ्रम से हराया जा सकता है। राजमहल में एक नई योजना तैयार की गई। इस बार ज्ञानदास को अपराधी नहीं, बल्कि झूठा नायक बनाकर उसके नीचे की जमीन खिसकानी थी। दरबार में एक मंत्री था, कलिंगराज, जो नीति और धर्म का भाषण देता फिरता था, पर भीतर से चालाक और लालची था। उसने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा। महाराज, हमें राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। जो सच्चा ज्ञानी होगा, वह ग्रामीण समस्याओं का समाधान करके दिखाए। राजा ने बात को पसंद किया और कहा, ज्ञानदास, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? ज्ञानदास ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, बुद्धि का मूल्य तभी पता चलता है जब वो जमीनी समस्याओं में काम आए। मैं तैयार हूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा एक चाल है। कलिंगराज ने पहले ही 3 गांवों में नकली समस्याएं रच दी थीं। एक गांव में नकली रोग फैलाया, दूसरे में झूठी चोरी और तीसरे में बनावटी विद्रोह। और तीनों जगह गुप्तचर भेज दिए गए थे, जो ज्ञानदास की हर हरकत पर नजर रखते। ज्ञानदास पहले गांव पहुंचा। वहां लोगों ने कहा, हमें एक ऐसे चमत्कारी पौधे की जरूरत है जो इस रोग को ठीक कर सके। वो मुस्कुराया और बोला, चमत्कार विज्ञान से होता है, झूठ से नहीं। उसने रोग की जड़ को समझा, पानी की गंदगी। एक योजना बनाई, गांव वालों को समझाया और साफ पानी की व्यवस्था की। कुछ ही दिनों में बीमारी खुद ब खुद गायब हो गई। दूसरे गांव में चोरी की कहानी थी। गांव के लोग बोले, हर रात हमारा अन्न गायब हो रहा है, लेकिन चोर नहीं दिखता। ज्ञानदास ने गांव में हल्के हल्के ट्रैकिंग पाउडर बिखेर दिया, जो रात में पैरों से चिपकता था। अगली सुबह वह एक गाय के खुरों पर जमा दिखा। असल में वो चोरी नहीं,
खेतों में लगी स्वचालित मशीनों की हलचल थी, जिसे चोर समझा जा रहा था। और तीसरे गांव में विद्रोह के नाम पर कुछ नकाबपोश लड़के भड़काए गए थे। पर ज्ञानदास ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। वो लड़के दंग रह गए और गुप्तचर की साजिश उजागर कर दी। तीनों गांवों में जब सच सामने आया तो कलिंग राज का चेहरा झुक गया। लेकिन ज्ञानदास यहीं नहीं रुका। वह सीधे राजधानी लौटा और राजा के सामने 3 सबूत पेश किए। 1, जल का परीक्षण। 2, ट्रैकिंग पाउडर के चित्र। 3, नकाबपोश लड़कों के बयान। ज्ञानदास बोला, महाराज, अगर ज्ञान की परीक्षा षड्यंत्र बन जाए तो वह परीक्षा नहीं, न्याय का अपमान होती है। मैं गांव गया, लेकिन मेरे साथ वहां जो हुआ वह किसी दरबारी द्वारा रचित नाटक था। और वो दरबारी है कलिंगराज। राजा ने जब सबूत देखे तो उसका चेहरा कठोर हो गया। जिसे मैं धर्म का प्रतीक समझता था, वही इतना बड़ा धोखेबाज निकला। कलिंगराज को राज्य की नीति सभा से बाहर कर दिया गया और उसका सारा संपत्ति गांवों के विकास में लगा दी गई। पूरे दरबार में अब एक ही नाम गूंजता था, ज्ञानदास, जिसने केवल अक्ल से खेल पलटा। अब राजा चंद्रवीर ने ज्ञानदास से पूछा, तुम कैसे जान गए कि यह सब एक चाल है? ज्ञानदास मुस्कुराया, जहां एक साथ 3 बड़ी समस्याएं अचानक पैदा हों और जिनमें हल खोजने पर विरोध मिले, वहां समस्या नहीं, षड्यंत्र होता है। मैंने सिर्फ सोच को साधा और षड्यंत्र अपने आप ढह गया। इस घटना के बाद दरबार में कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ज्ञानदास को अब एहसास हो चुका था, बुद्धि एक तलवार है, पर इसे जितना इस्तेमाल करो उतनी शार्प रखनी पड़ती है, और उसे चलाने वाले हाथ को हमेशा सतर्क रहना होता है। राजमहल की दीवारों में अब एक कहावत उभरी, जो गधा सोचता है वो दरबार को चला सकता है। राजमहल में अब सब कुछ बदल चुका था। पहले जहां लोग गधे का नाम सुनकर हंसते थे, अब ज्ञानदास के आगे सिर झुकाते थे। राजा चंद्रवीर ने उसे अपना मुख्य सलाहकार घोषित कर दिया था और राज्य के बड़े फैसलों में ज्ञानदास की राय अंतिम मानी जाती थी। सच तो यह था कि गधे की सलाहों से न केवल शासन व्यवस्था सुधरी, बल्कि राज्य की आम जनता को भी पहली बार न्याय और समझ की रोशनी महसूस होने लगी थी। अब वह केवल एक गधा नहीं रहा था, वह ज्ञान का प्रतीक बन गया था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, ज्ञानदास के मन में एक सवाल गहराने लगा था, क्या मैंने जो पाया वह केवल बुद्धि से पाया या लोगों की मूर्खता से? एक शाम जब सूरज महल की दीवारों पर सुनहरी रेखाएं बिछा रहा था, राजा चंद्रवीर ज्ञानदास के पास आकर बैठा और बोला, ज्ञानदास, मैं आज एक गूढ़ प्रश्न लेकर आया हूं। ज्ञानदास ने आंखें झपकाईं। पूछिए महाराज। राजा बोला, तुम एक गद्दा होकर जो कर दिखाया, वह आज तक कोई मानव नहीं कर सका। तुमने साजिशें खोलीं, न्याय दिलाया, योजनाएं बनाई और राजा को भी रास्ता दिखाया। तो क्या यह मान लिया जाए कि गधा अब इंसानों से ज्यादा समझदार है? कुछ देर की चुप्पी रही। फिर ज्ञानदास मुस्कुराया, महाराज, जवाब आसान है। मैं तब तक समझदार नहीं था जब तक इंसानों ने मुझे मूर्ख समझा, और इंसान तब तक सबसे समझदार माने जाते रहे जब तक उनका घमंड टूटता नहीं था। राजा हैरान होकर बोला, इसका अर्थ? ज्ञानदास बोला, अगर कोई गधा सोच सकता है, समझ सकता है, तो क्या वह मूर्ख है? और अगर कोई इंसान दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को श्रेष्ठ समझे, तो क्या वह वास्तव में ज्ञानी है? महाराज, मैं तो बस एक आईना हूं, जिसमें इंसान अपनी मूर्खता और मेरा धैर्य देख पाता है। राजा कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, तो तुम कह रहे हो कि इंसान और गधे की समझदारी में कोई अंतर नहीं? ज्ञानदास बोला, अंतर है महाराज। गधा अपनी सीमाएं जानता है, लेकिन इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है। गधा मेहनत करता है और सोचता है, पर इंसान अक्सर केवल बोलता है और दूसरों की बात काटता है। गधा अपनी गलती से सीखता है, पर इंसान अक्सर दूसरों की गलती से मजा लेता है। राजा का सिर झुक गया। उसने कहा, तुम्हारी बातें किसी आरशी से कम नहीं। सचमुच, आज मुझे लगता है कि ज्ञान पद या शरीर से नहीं आता, वह सोच से आता है। फिर उस दिन से राजा ने राज्य भर में एक घोषणा जारी करवाई, हर विद्यालय, हर पंचायत, हर सभा में ज्ञानदास नीति पढ़ाई जाएगी,
ताकि भविष्य की पीढ़ी ये समझ सके कि किसी को उसके रूप या जाति से नहीं, बल्कि उसकी सोच और कर्म से परखा जाए। राजमहल के द्वार पर एक पत्थर की मूर्ति लगाई गई, एक मुस्कुराते गधे की, जिसके नीचे लिखा था, ज्ञानदास, वो जो सोचता था और दूसरों को सोचने पर मजबूर कर गया। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलीं, पर कहानी जिंदा रही। बच्चे जब अपनी पहली किताब पढ़ते तो उसमें पहली कहानी होती, गांव का सबसे बेकार जानवर कैसे बना सबसे बड़ा ज्ञानी। और हर बार जब कोई बच्चा यह कहानी पढ़ता, वह एक सवाल अपने मन में लिए चुपचाप बैठ जाता, आखिर सबसे समझदार कौन है, गधा या इंसान? और तब कहीं भीतर से एक धीमी आवाज आती, जो सोचे वही समझदार, फिर चाहे वो कोई भी हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।